Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about translate practice. आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनुवाद का अभ्यास। मतलब बोलने का अर्थ है कि आज हम अनुवाद का अभ्यास करेंगे। जो संस्कृत में अनुवाद करेंगे, अर्थात जो हिंदी वाक्य रहता है उसका संस्कृत में किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है उसका आज हम अभ्यास करेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे कि अनुवाद का अर्थ होता है एक भाषा में कही गई बात को दूसरे भाषा में बदलना, अर्थात बाद में कहना। एक बात कही गई हो उसको दूसरी भाषा में उसको चेंज करना ही अनुवाद कहलाता है। तो चलिए आज हम लोग अनुवाद का प्रैक्टिस कर लेते हैं। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस लेकर के अनुवाद का प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अनुवाद को, इसके पिछले वीडियो में भी हमने अनुवाद का प्रैक्टिस किया था 2 वीडियो में, ओके, और अनुवाद के नियम भी देखे थे। आज सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अनुवाद का अभ्यास करने के लिए, अर्थात अनुवाद करने के लिए सर्वप्रथम हमें आवश्यकता होती है ग्रामर की, ओके, ग्रामर की। और संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत अनुवाद के लिए सर्वप्रथम संस्कृत और हिंदी के व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत का भी और हिंदी दोनों के व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आपको शब्द की आवश्यकता, अर्थात शब्द भंडार होना चाहिए। जो हिंदी में शब्द है उसका संस्कृत में क्या अर्थ होता है, या आपके पास जिस भी भाषा में शब्द है उसका आखिर संस्कृत में अर्थ क्या होता है। तो इस प्रकार से आपके पास शब्द भंडार भी होना चाहिए और व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए। व्याकरण के अंतर्गत आपको शब्दरूप, धातुरूप, संख्यावाची, वाच्य, कारक, विभक्ति, अव्यय, प्रत्यय, निपात, मतलब बोलने का सीधा अर्थ है कि आपको व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तभी आप एक भाषा में लिखी हुई चीज़ को दूसरे भाषा में चेंज कर सकती हैं, अर्थात अनुवाद कर सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं, अनुवाद का अभ्यास करेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत। तो फर्स्ट हम लोगों को चाहिए कर्ता, ओके, कर्ता चाहिए। तो कर्ता हम लोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रूप किसी भी प्रकार का ले सकती हैं। और ध्यान देंगे आप लोगों को स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग का भी ज्ञान होना चाहिए, मतलब लिंग का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद एकवचन, द्विवचन, बहुवचन अर्थात वचन का भी ज्ञान होना चाहिए। यहाँ तक कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का भी आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसका अनुवाद कर पाएंगे, वरना नहीं। अब देख लेते हैं अनुवाद के नियम के अंतर्गत। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ एक धातु रूप, अर्थात लट लकार का एक धातु रूप लिख लेती हूँ। चलिए तो फार्मूला को ही पहले देख लेते हैं। अति, अतः, अंति, ओके, अति, अतः, अंति। लट लकार का ली हूँ ताकि वो आप लोगों को सिंपल पड़े। आप लट लकार का, लंग लकार का, लोट लकार का और विधि लिंग लकार किसी भी फार्मूला के बेस पर आप उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे सिंपल वाला लट लकार का मैं ले ली हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। तो इसका फार्मूला देख लीजिए, अति, अतः, अंति। और उसके बाद है सेकेंड, असि, अथः, आत्। फिर देखिए आमी, आवह एंड आमह। अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमी, आवह, आमह। ये हम लोगों का बोल सकते हैं फार्मूला है धातु रूप बनाने का। इसमें आप पठ धातु यूज कर सकते हो, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठाव पठाम, या गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथा गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छाम। मतलब परस्मै पद का मैं ली हूँ। इस प्रकार से आप आत्मनेपद पद का अते, ते, अंते, असे, थे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे इसको भी ऐड कर सकते हैं, या फिर तो दूसरा लकार का भी ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते अति, अतः, अंति, असि, अथः, अत। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो लाइन है, फर्स्ट यह प्रथम पुरुष है, ओके, फर्स्ट प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा, मतलब प्रथम पुरुष में ही इसका यूज किया जाएगा क्रिया का। सेकेंड जो है उत्तम पुरुष, मतलब बोलने वाला जो रहेगा, इस कार्य को, कोई भी कार्य को करने वाला रहेगा, उत्तम पुरुष का रहेगा। और सॉरी देखिए, फर्स्ट आता है प्रथम पुरुष का, सेकेंड आता है मध्यम पुरुष का, ओके, देखिए सेकेंड है मध्यम पुरुष का। अब थर्ड आता है उत्तम पुरुष। हमारे पास 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के अंतर्गत हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जैसे राम, श्याम, मोहन जो यहाँ पर नहीं है। हम किसी वृक्ष, पेड़, पौधे किसी के बारे में बात करेंगे, वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। जो मध्यम पुरुष होता है तुम दोनों और तुम सब, सामने वाले को जब हम तुम दोनों या तुम सब बोलते हैं, तुम बोलते हैं, तो वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। अब देखिए उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम दो, हम सब। जैसे मैं
मैं मतलब कि मैं अपने आप को उत्तम मानूंगी, ठीक है, मैं बोलने वाली हूँ तो मैं अपने आप को उत्तम मानूंगी, और इसी उत्तम मानने के कारण ही मैं उत्तम पुरुष हूँ। मैं, हम दो या हम सब है जो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, मतलब खुद स्वयं के बारे में जब आप लोग बोलोगे तो उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, ये तो हमारा धातु रूप हो गया। ओके, धातु रूप मतलब फार्मूला के साथ हम धातु रूप इसको बना सकते हैं। अब हम 3 प्रकार के कर्ता ले लेते हैं, तो किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ले लेती हैं कर्ता, जैसे सबसे सिंपल ले लेती हूँ मैं बालकः, ओके, और बालकौ, देखते हैं बालकः, बालकौ, और थर्ड ले लेते हैं बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः। ओके, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। आप देखिए, मध्यम पुरुष का कर्ता मतलब तुम दो, तुम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत में त्वम, युवाम और यूयम, त्वम, युवाम, यूयम। जो यहाँ पर अनुस्वार आप लोगों को दिख रहा है, इसको आप मकार के रूप में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, मकार के रूप में लिखेंगे, और जब सेंटेंस में यूज होगा तो व्याकरण दृष्टि से देखेंगे कि सही है कि गलत है, या अनुस्वार के रूप में होगा तो उसको लिखेंगे। ओके, तो इसको आप लोग समझ जाना कि ये क्या है, मकार के रूप में यहाँ पर एड है। ओके, आप देख लेते हैं उत्तम पुरुष का कर्ता, उत्तम पुरुष अर्थात खुद के लिए बोला जाता है, तो यह हो जाएगा अहम, ओके, आवाम एंड वयम, अहम, आवाम, वयम। तो इसका अर्थ देख लेते हैं, बालकः, बालकौ, बालका है एक बालक, दो बालक और बहुत सारे बालक, अर्थात किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो हम लोग प्रथम पुरुष का यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रथम पुरुष का कर्ता है, और ये जो धातु रूप का फार्मूला है वो प्रथम पुरुष का है। अब देखते हैं त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, और तुम सब, तुम दोनों, तुम सब। इसमें असी अर्थ वाला फार्मूला ऐड होगा, क्योंकि यह मध्य पुरुष के अंतर्गत आता है, कर्ता भी है मध्यम पुरुष का। आप देख लेते हैं अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दो और हम सब। अहम, आवाम, वयम मतलब मैं, हम दो और हम सब। तो ये उत्तम पुरुष का कर्ता आमी, आवह, आमह, ये ऐड होगा धातु रूप। ओके, जैसे पठामी, पठावा, पठामा, पठामी, पठावा, पठामह, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामह। इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आप देख लीजिए, हमारे पास कर्ता भी हो गया, धातु रूप का फार्मूला भी हो गया, इसको पठती पढ़ता है जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। या फिर तो हम लोग आत्मनेपद का अते, एते, अंते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे, वो वाला भी ले सकते हैं। मतलब बोलने का अर्थ है कि वैष्णव पद और आत्मनेपद का आपको ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद उभय पद का भी ज्ञान होना चाहिए। अब देख लेते हैं, अब इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट बालक ले रही हूँ मैं, तो देखते हैं बालकः गच्छति, बालक जाता है, बालकः गच्छति। यहाँ पर देखिए एक वचन है बालक, तो उसी प्रकार हम एक वचन में एक वचन का प्रयोग करेंगे, द्विवचन कर्ता के लिए द्विवचन का और बहुवचन कर्ता के लिए बहुवचन का। और ध्यान देंगे कि हम लोग सिर्फ सेंटेंस पढ़ रहे हैं कर्तृवाच्य का। ओके, तो कर्तृवाच्य के कर्ता के अनुसार क्रिया भी होगी। अगर हम लोग कर्तृवाच्य की जगह और वाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य पढ़ेंगे या वैसे उदाहरण आ जाएगा तो वो चेंज हो जाता है। अर्थात बोलने का अर्थ है कि आपको वाच्य का भी ज्ञान होना चाहिए। चलिए देखते हैं कर्तृवाच्य का सिंपल वाक्य। बालकः गच्छति, बालक जाता है, बालकः गच्छति, बालक जाता है। अब कहाँ जाता है? घर जाएगा, वन जाएगा और विद्यालय जाएगा, और जहाँ मन लगे वहाँ जाएगा, तो वहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो। जैसे वने, वने गच्छति, वन में जाएगा। ओके, आप देखो बालक है, बालकः गच्छति, उसी प्रकार से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। बालकौ गच्छतः, दो बालक जाते हैं। और देखिए बालकाः गच्छन्ति, बहुत सारे बालक या कई बालक जाते हैं। कहाँ जाते हैं उसको बीच में ऐड कर लेना आप लोग। सामने और भी ऐड कर सकते हो और कुछ भी लिख सकते हो, इधर और इधर, और बीच में भी आप लोग प्रयोग कर सकते हो। बालकः गच्छति, बालक जाता है। बालकौ वने गच्छतः, दो बालक वन में जाते हैं। बालकाः उद्याने गच्छन्ति, कई बालक उद्यान में जाते हैं। इस प्रकार से आप बीच में भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा जैसे सर्वनाम शब्द लेकर के देखते हैं कि किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सः चलति, वह चलता है। सह चलती मतलब वह चलता है। अब कहाँ चलेगा उसको आप लोग ऐड कर लेना। या फिर तो चक्रम चलती, चक्र चलता है बोल सकते हैं। सह चलती, वह चलता है। अब देखिए तौ चलतः, वे दोनों चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देंगे, एक वचन के लिए एक वचन, द्विवचन के लिए द्विवचन प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए सह तौ, अर्थ उसके बाद होता है ते, तो यह हो जाएगा चलंती। ओके, चलंती। या फिर मैं लिख सकती हूँ
गच्छन्ति, यहाँ पर चलेगा नहीं बल्कि जाएगा। ते गच्छन्ति, वे सब या वे कई जाती हैं, वे सब जाती हैं। ओके, ते गच्छन्ति, वे सब जाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये पुल्लिंग है, सह वह जाने वाला पुल्लिंग, तव दोनों जाने वाले पुल्लिंग है, ते पुल्लिंग है। इसी प्रकार से अगर स्त्रीलिंग का करेंगे तो देखिए जैसे सा ते ताह, वह चलती है, वे दोनों चलती हैं और वे सब चलती हैं। सा चलती, वह चलती है, और सा ते ता होता है, ते चलता है, वे दोनों चलती हैं। ताह गच्छन्ति, वे सब चलती है या जाती हैं। ओके, गच्छन्ति का प्रयोग किए हैं तो जाती है, चलती करेंगे तो चलती है। अब देखते हैं चलती चलता चलंती या गच्छति गच्छता गच्छन्ति, पठति पठता पठन्ति। जो आपको प्रयोग करना है वो भी कर सकती हैं, या पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पढ़ेगा, दोनों पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग पढ़ेंगे। मतलब आपकी जो मर्जी हो उस प्रकार से आप ट्रांसलेट कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको व्याकरण का ज्ञान हो प्लस शब्द भंडार भी होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं सा चलती कहाँ चलती है। तो कहीं पर भी आप विद्यालय में चला लो, घर पे चला लो, वन में चला लो, जिधर भी मन लगे, या रोड पे चला लो। ओके, तो ये तो हमारा हो गया प्रथम पुरुष का। ओके, अब देख लेते हैं मध्यम पुरुष की ओर। मध्यम पुरुष का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे तो देखते हैं त्वम। त्वम मतलब होता है तुम, त्वम मतलब तुम। अब यहाँ पर देखेंगे जो मकार रहता है म, जैसे त्वम, त्वम मतलब होता है तुम। जो ये मकार म रहता है, इसके बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है तो ये मकार जो है अनुस्वार बिंदी के रूप में चेंज हो जाता है, लेकिन माँ के बाद जब अ आता है तो वैसी का वैसी बना रहता है। ओके, तो मतलब आपको संधि का पूरा ज्ञान हो। तो चलिए देखते हैं त्वम। ओके, त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। देखिए अशी पठसि, तुम पढ़ते हो। क्या पढ़ता है, पुस्तकम भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे पुस्तकम। तुम पुस्तकम पठसि, तुम पुस्तक पढ़ते हो। अब देखिए युवाम, सेकेंड हमारा है युवाम, तो पठसि के बाद हो जाता है पठथ। तो यहाँ पर पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो। तुम पठसि, तुम पढ़ते हो, युवाम पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो। अब देखिए यूयम। ओके, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अब देखिए तुम पुस्तकम पठसि, तुम पुस्तक पढ़ते हो। वेद उपनिषद ग्रंथ कॉपी बुक जो भी पढ़ना है वहाँ पर ऐड कर दीजिएगा आप लोग। ओके, तुम पुस्तकम पठसि, तुम पुस्तक पढ़ते हो। युवाम पुस्तकम पठथ, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो। यूयम पुस्तकम पठत, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। ओके, समझ में आया। या फिर हम लोग इसको कर सकते हैं अव्यय शब्द लेकर के पुत्र। तुम पुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। युवाम पुत्र पठत, पुत्र मतलब कहाँ, तुम दोनों कहाँ पढ़ते हो, और तुम सब कहाँ पढ़ते हो लास्ट लाइन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ओके, इतना आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग उत्तम पुरुष का कर्ता, उसका प्रयोग करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अहम। ओके, मैं, और आवाम, और वयम। अब देखो अहम, जाएंगे आएंगे चलेंगे, क्या करना है तो खाते हैं। आज देखते हैं अहम खादामी, मैं खाती हूँ। आवाम खादावह, तुम दोनों खाते हो। वयम खादामा, हम सब खाते हैं। ओके, एक मिनट और अच्छे से सुनेंगे। अहम खादामी, मैं खाती हूँ। आवाम खादावह, हम दोनों खाती हैं। वयम खादामा, हम सब खाते हैं। ओके, बट ज़्यादा खाएंगे नहीं। चलिए पढ़ लेते हैं। ओके, अहम पठामि, मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, यहाँ पर पुस्तक जो भी ऐड करना है कर सकते हो। आवाम पठावह, देखिए किसके बेस पर हो रहा है जी, पठावह, हम दो। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। और वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। अब कदा, यहाँ पर कदा मतलब होता है कब, कदा मतलब कब। तो देखिए अहम कदा पठामि, मैं कब पढ़ती हूँ। और हम दोनों कब पढ़ते हैं, हम सब कब पढ़ते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसको प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर देखिए अत्र, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ अहम पठामि, मैं पढ़ती हूँ। इसको हटा करके ऐसी कर सकते हैं। मतलब बोलने का अर्थ है कि आपको व्याकरण का ज्ञान हो। अत्र मतलब
यहाँ, जो कि अव्यय शब्द के अंतर्गत आता है, जो कि सातों विभक्ति और तीनों लिंगों में भी चेंज नहीं होता है। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में भी वही रहता है। इसके अलावा इस पर किसी भी परिस्थिति का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो प्रत्येक कंडीशन में समान रहते हैं उसे अव्यय कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। अत्र अहम पठामि, यहाँ मैं पढ़ती हूँ। अत्र यहाँ पर भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर अत्र आवाम पठाव, यहाँ हम पढ़ते हैं। अत्र वयम पठामः, और यहाँ हम सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसका अनुवाद करते हैं। अगर इसको आप लोगों को चेंज करना है तो लट लकार है वर्तमान काल का, आप इसका ऋट लकार कर सकते हो, ऋट लकार, लंग लकार कर सकते हो, लोट लकार और विधि लिंग लकार में भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, चाहिए अर्थ में, ऑर्डर के अर्थ में, आज्ञा के अर्थ में और भविष्य के अर्थ में, भूत के अर्थ में, आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं अनुवाद को। ओके, डन। यहाँ से तो चलिए, अब ये तो हम लोग सीख लिए कि संस्कृत मतलब हिंदी वाक्यों का संस्कृत में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। अब संस्कृत वाक्यों का हिंदी में आप देखते हैं किस प्रकार से चेंज किया जाएगा। ओके, क्योंकि बताने के लिए तो बहुत रहता है लेकिन वीडियो भी उतना बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम थोड़े थोड़े करके पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। भवते स्वागतम, भवते स्वागतम, यहाँ पर देखिए भवते स्वागतम आपका स्वागत है, बट मैं बोली आपका। ओके, क्या बोली? आपका। तो का के लिए षष्ठी विभक्ति होना चाहिए, बट यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं है। ओके, तो देखिए स्वागतम के योग में, स्वागतम के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो बोलने का अर्थ है कि आपको उपपद विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए। ओके, तभी उसको सॉल्व कर सकते हो। तो भवते स्वागतम आपका स्वागत है। वयम सर्वे भारतवासिनः स्मः, हम सभी भारतवासी हैं। ओके, हम सभी भारतवासी हैं। वयम, हम सब भारतवासी हैं। हम लोग अभी पढ़े हैं जस्ट हम आवाम वयम। अब देखिए, त्वम दीनान प्रति दयाम कुरु, तुम दीनों के प्रति, ओके, मतलब गरीबों के प्रति दया करो, तुम गरीबों के प्रति दया करो। तव सहेते, वे दोनों सहन करते हैं। आगे देखिए, तव समीपे पठितुम समय अस्ति, तुम्हारे पास, ओके, तुम्हारे पास पढ़ने का समय है, तुम्हारे पास पढ़ने का समय है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके, एग्जाम आते तक आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, फरवरी मासे अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति, फरवरी माह में 28 दिन होते हैं। फरवरी माह में 28 दिन होती है। अब आगे आप लोग पूर्ति कर लेना कि परीक्षा है कि क्या है, कि 29 डेज भी होते हैं, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। तो फरवरी माह में 28 दिन होते हैं, सिर्फ 28 दिन होते हैं। बोलने का अर्थ है कि एग्जाम आ रहा है, आप लोग पढ़ाई कीजिए। ओके, तब परीक्षा कदा भविष्यति, आपकी परीक्षा कब होगी, आपकी परीक्षा कब होगी। मतिः बलात् गरीयसी, बुद्धि, मति मतलब होता है बुद्धि, मति, बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, बुद्धि बल से उत्तम है। अब देखते हैं आगे, विद्यालय से कार्यम प्रथमम कुरु, विद्यालय का आप कार्य पहले करो, विद्यालय का कार्य, पढ़ाई का कार्य, जो होमवर्क वगैरह है उसको पहले कीजिए। ओके, अब देखिए, अस्माकं देश यशस्वी भवेत्, हमारा देश यशस्वी हो। आप अगर अच्छा कार्य करते हैं तो हमारा देश अवश्य ही कीर्ति या यश को प्राप्त होगा और हो भी रहा है। तो देखिए, हम सभी भारतवासी हैं और फरवरी माह में 28 दिन होते हैं। और आपकी परीक्षा कब होगी, और तो इस हिसाब से आपको परीक्षा करनी होगी। बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, इसीलिए ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि ज्ञान है जो क्या है, बांटने पर भी बढ़ता है और इसे किसी के द्वारा छीना नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने अनुवाद का कुछ अभ्यास किया। ओके, तो यहाँ से आज का हमारा अनुवाद का अभ्यास यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।